इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सब्सटेंस अब्यूज़ या नशा है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, ये जीवन में लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। एडिक्शन से, इनकी वजह से लोगों की जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाती है, लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और चाहे सोशल प्रॉब्लम्स हों, चाहे मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हों, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम्स हों, मेंटल प्रॉब्लम्स हों, और बीमारियां होती हैं जो नशा, कोई भी प्रकार का नशा, उसके सेवन से रिस्क और लाइफ पे थ्रेट बहुत ज़्यादा होता है। और इस साल की जो थीम है ये शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग सेव्स लाइफ, नशे पर तथ्य साझा करें, जीवन बचाएं। और मैं आप लोग सबसे अनुरोध करता हूं कि जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन ना करें, और यदि कोई कर रहा है तो इसमें मेडिकल हेल्प और उसको ज़रूर लें, और उसको हासिल करके ये नशा से छुटकारा पाया जा सकता है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो थीम है इस बार की, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग सेव लाइफ्स की वजह से, और जो एम्स जोधपुर में जो मानसिक रोग विभाग आज का कार्यक्रम कर रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। नमस्कार। आज विश्व नशा विरोधी दिवस है। हर वर्ष 26 जून को इस दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम, कई गतिविधियों का आयोजन होता है ताकि हम हर किसी को जागरूक कर सकें नशे संबंधित परेशानियों के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो किसी न किसी नशे का सेवन करता है, और भारत में तंबाकू, शराब, भांग, गांजा, अफीम एवं उससे जुड़े हुए और नशे प्रचलन में हैं। इस वर्ष की थीम रखी गई है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइव्स, अर्थात नशे संबंधित जो सही जानकारी है वो मुहैया कराई जाए, उससे जुड़ी हुई जो मिथ्याएं हैं उन्हें दूर किया जाए ताकि लोग अपना जीवन और अपने अपनों का जीवन बचा सकें। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसके बारे में जागरूक नहीं है और किसी तरह का इलाज नहीं ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण में पाया गया तकरीबन 86% लोग किसी तरह का इलाज नहीं ले रहे हैं, जबकि वो नशे से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसी से जुड़े हुए दूसरे सर्वेक्षण में पाया गया कि हर 38 में से एक व्यक्ति जो शराब की लत से ग्रसित है वो इलाज लेता है, और जो लोग और तरह का नशा ले रहे हैं, अफीम या उससे जुड़े हुए दूसरे नशे में, हर 4 में से एक व्यक्ति किसी न किसी समय पे इलाज के लिए आगे आता है। इससे हम समझ पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इलाज के लिए कभी आगे नहीं आता, और इस वजह से परेशानी एक बड़ा रूप ले लेती है, जिसे हम देखते हैं स्वास्थ्य के माध्यम से या सामाजिक माध्यम से या पारिवारिक लेवल पे कि कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम इस दिन एक बहुत बड़ा संदेश ये देना चाहेंगे कि जैसे पिछले 2 वर्ष से हम देख रहे हैं कोविड महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, और इस कोविड महामारी ने हमें एक चीज सिखाई है कि स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें संजो के रखना बहुत जरूरी है। इसने हमें ये भी सिखाया है कि हम कैसे अपना और परिवार वालों का रोकथाम कर सकते हैं, बीमारी के प्रति प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं स्वयं की एवं और लोगों की। जैसा हम देखते हैं कि हम जब भी नशे की बात करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो एक बात आती है कि इसकी सप्लाई कम होनी चाहिए, कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस या नियम कानून होनी चाहिए। बताना चाहूंगा कि कई नियम कानून हैं और कई माध्यम से इसकी प्रति सख्ती की जाती है कि ये उपलब्ध ना हो, लेकिन बहुत ही बड़ा संदेश ये देना चाहेंगे कि अगर इसकी डिमांड ही कम हो जाए हमारे एवं सबके मन में इसके प्रति एक दूरी बन जाए, और हम अगर इसके प्रति अपने तरफ से जागरूक होके अगर जरूरत ही नहीं महसूस करेंगे, तो ये वस्तु विशेष समाज में उतनी उपलब्ध नहीं रहेगी। और जैसा हम परिकल्पना करते हैं एक स्वस्थ सुंदर समाज की, वो हम कुछ समय में देख पाएंगे। और मेरा मानना है कि अगर हम सब के माध्यम से एक कड़ी से कड़ी जोड़कर काम करेंगे, सबको जागरूक करेंगे, सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो हम इस नशे को दूर कर सकते हैं। एक नशा मुक्त भारत, एक नशा मुक्त विश्व की परिकल्पना के साथ साथ वास्तविकता में उनको देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा संदेश रहेगा कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और इसे आगे इस संदेश को फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। आज हम अफीम का उपयोग एवं जन स्वास्थ्य पर इसकी वर्तमान स्थिति पर कुछ चर्चा करेंगे। यदि हम ओपियॉइड्स की बात करें तो ओपियॉइड्स के वर्तमान उपयोग और निर्भरता के आधार पर इसकी 3 उप श्रेणियां रखी गई हैं। पहली अफीम, जिसमें डोडा, फुकी, पोस्ता या भूसी। दूसरी हेरोइन, जिसमें ब्राउन शुगर, स्मैक। और तीसरी फार्मास्यूटिकल ओपियॉइड या जहां दवाओं का में ओपियम का इस्तेमाल होता है, वो रखी गई है। ये जानना आवश्यक होगा कि अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है और इसको प्रोसेस करके एक मादक द्रव्य या ड्रग तैयार की जाती है जिसे हेरोइन कहते हैं। अफीम का दूध निकालने के लिए उसका जो कच्चा या बिना पका फल होता है उसमें एक चीरा लगाया जाता है और यहीं से निकले हुए दूध को सुखाकर गाढ़ा कर लिया जाता है और इसी को अफीम कहते हैं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि भारत में हर 100 में 2 व्यक्ति किसी भी तरीके की ओपियॉइड का इस्तेमाल करते हैं। और ये चौंकाने वाला एक तथ्य है जो सामने आया है कि बच्चों में जो 10 से 17 वर्ष के होते हैं उनमें 1.8% बच्चे इसका सेवन करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम साझा करना चाहेंगे कि भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ये एक संस्कृति का हिस्सा है। अगर हम अफीम और अफीम की भूसी से बने पेय पदार्थ की बात करें या जिसे हम डोडा पोस्ट कहते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में समारोह के दौरान ये एक प्रथा चली आ रही है जहां पर अफीम और अफीम के बने पदार्थों का इस्तेमाल होता है। मुख्य तौर पर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे सीमावर्ती राज्य जिलों में इनका इस्तेमाल पाया गया है। अफीम के नशे के साथ बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से लोग अफीम के नशे के साथ जुड़ जाते हैं या फिर इलाज लेने में कोताही बरतते हैं। ऐसी ही कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कि लोग मानते हैं कि अफीम का नशा केवल ज्यादा मात्रा में लेने पर ही होता है। थोड़ी मात्रा में अगर लेते रहें तो इससे कोई प्रभाव नहीं होगा, जो कि गलत है। थोड़ी सी मात्रा में भी अगर किसी भी मादक पदार्थ को लिया जाता है तो वो हमारे दिमाग में कुछ रासायनिक परिवर्तन करते हैं और उसकी वजह से इंसान नशे का आदी हो सकता है। तो थोड़ी मात्रा में भी अगर कुछ समय के लिए अफीम ली जाती है तो भी नशे या लत की आदत होने की पूरी संभावना होती है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अफीम लेने से आराम मिलता है और उनकी जो काम करने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। ये कुछ समय के लिए सही रहती है ये बात, लेकिन लगातार अगर कोई व्यक्ति अफीम लेता रहता है तो धीरे धीरे शरीर की कार्य करने की क्षमता और दर्द सहने की क्षमता भी कम होती चली जाती है और उस क्षमता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अधिक से अधिक अफीम का प्रयोग करना पड़ता है और वो भी कुछ समय के बाद में, कुछ सालों के बाद में असरकारक नहीं रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि अफीम से सेक्स करने की क्षमता में बहुत बढ़ोतरी होती है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। फिर से ये बहुत छोटे समय के लिए फायदा पहुंचाता है, पर अगर व्यक्ति लगातार अफीम का प्रयोग करता रहे तो जो व्यक्ति के हमारे शरीर में जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है और एक समय के बाद में व्यक्ति में नपुंसकता होने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। इसी तरह से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर हम लंबे समय से अफीम का प्रयोग कर रहे हैं तो अगर छोड़ने की कोशिश करेंगे तो उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इस वजह से बहुत सारे लोग इसका इलाज भी नहीं लेते हैं, परंतु ये पूरी तरह से गलत है। अगर उचित डॉक्टरी इलाज के साथ में नशा छोड़ने की कोशिश की जाए अफीम का, तो किसी भी तरह का कोई नुकसान होने की संभावना न के बराबर होती है। अफीम से बहुत सारे मानसिक दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि किसी भी तरह की खुशी का अनुभव ना होना, क्योंकि जो खुशी उत्पन्न करने वाला हार्मोन या केमिकल होता है हमारे मस्तिष्क में, उसकी मात्रा नेचुरली धीरे धीरे कम होने लग जाती है लगातार नशा करने से। इसी वजह से जो अफीम का नशा करने वाले लोग हैं उनमें डिप्रेशन होने की संभावना 30 से 40% अधिक होती है सामान्य लोगों की तुलना में। इसके साथ में ही नशे के लिए जो पैसे का नुकसान होता है उसकी वजह से भी तनाव बहुत अधिक होता है और वो मानसिक रोग होने का एक कारण बन सकता है। अफीम का लगातार प्रयोग करने से और भी कई तरीके के बदलाव आते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन रहना, सुस्ती रहने लग जाना और नींद में परेशानी होने लगना।
इसके साथ ही लंबे समय तक अगर अफीम का प्रयोग किया जाए तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आने लग जाना, और जो मेंटल कैपेसिटी होती है, कोई भी काम करने की मानसिक क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, या समस्याओं को सुलझाने की क्षमता होती है, उसमें भी धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। तो अफीम जो है वो पूरी तरह से मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अफीम और उसके साथ जुड़े हुए पदार्थ जैसे कि अमल या डोडा, इनके शरीर पे कई प्रकार के दुष्प्रभाव होते हैं। ये दुष्प्रभाव शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करते हैं। हृदय से लेके, लीवर से लेके आते हैं, पेट, दिमाग, धमनियां, सभी चीजों को ये प्रभावित करते हैं। ये दुष्प्रभाव एकदम एक्यूट या तुरंत होने वाले हो सकते हैं, या लंबे समय तक के भी कई दुष्प्रभाव इसके देखे गए हैं। ये जो दुष्प्रभाव हम देखते हैं, उनमें पहला जो हम बहुत ही सामान्य तौर पे देखते हैं वो है भूख ना लगना। तो अफीम खाने से जो पेट पे और आंतों पे प्रभाव आता है, उससे भूख नहीं लगती है, और भूख ना लगने से वजन में कमी होना, विटामिन और जो आवश्यक पदार्थ हमें चाहिए उनकी कमी हो जाती है, और इस सब की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है। इस प्रकार की चीज में हम ये भी देखते हैं कि एक नार्कोटिक बाउल सिंड्रोम नाम की चीज होती है, जिसमें लगातार पेट दर्द होता रहता है। ये भी चीज हमें अफीम और उसके प्रयोग से देखने में कई बार मिलती है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि अफीम को लंबे समय तक लेने से लीवर की खराबी हो जाती है। लीवर के कई एंजाइम्स जैसे ALP, GGT ये बढ़ जाते हैं। कब्जी की शिकायत रहती है, अपच की शिकायत रहती है, लगातार पेट दर्द रहता है, और ये चीजें एक लंबे समय तक बनी रह सकती हैं अगर कोई आदमी लंबे समय तक अफीम का प्रयोग करे। इसी के साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अफीम सांस को लेने की हमारी जो गति है उसको कम करता है। ये एक रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है, तो इसकी वजह से मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। उसके जो खून की नलियां हैं उनके अंदर ऑक्सीजन के प्रवाह में भी दिक्कत आ सकती है, ऑक्सीजनेशन भी इफेक्टेड हो सकता है। तो इसलिए उसको सांस लेने में दिक्कत बढ़ सकती है, खास तौर से नींद के समय में, रात के समय में जिन मरीजों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, उन लोगों में ये चीज और भी ज्यादा दिक्कत दे सकती है। अफीम के बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं। कई गांवों में हम देखते हैं ये कहा जाता है कि अफीम हृदय के लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादातर जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें ये देखा गया है अफीम को लंबे समय तक लेने में वसा का मात्रा खून में बढ़ती है, धमनियों में खून का थक्का बन जाता है, रक्तचाप भी बढ़ सकता है, और हार्ट अटैक और दिमाग की स्ट्रोक की संभावना भी इससे काफी बढ़ जाती है। तो इस सब को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है मृत्यु का, वो अफीम लेने से काफी मात्रा में बढ़ सकता है। तो ये भी एक लंबे समय के साथ जुड़ा हुआ इसका एक साइड इफेक्ट। इसी के साथ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अफीम को लेने से तुरंत जो एकदम एक्यूट होता है, उस हालत के अंदर मानसिक धुंधलापन, सोच में कमी, सर दर्द, पूरे शरीर में ठंडापन रहना, धड़कन तेज हो जानी, इस तरह की सब चीजें भी पाई जा सकती हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर अफीम ले लिया जाए तो उस हालत के अंदर ताने आना, जो सीजर्स आना हो सकता है, साथ में पेशेंट को बेहोशी भी आ सकती है। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमें ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम अफीम को छोड़ने के लिए अपने प्रयास करेंगे और डॉक्टरी सलाह से इसमें आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हार्मोन से जुड़ी हुई परेशानियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हड्डियों में कमजोरी, कैल्शियम डिपोजिशन कम होना, डायबिटीज अगर किसी को है तो वो डायबिटीज का बढ़ जाना, सेक्स हार्मोन्स की कमी, ये सब चीजें भी अफीम के प्रयोग से हो सकती हैं, लंबे समय तक प्रयोग लेने से हो सकती हैं। इसमें ये चीज हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अफीम के अंदर कई प्रकार की अशुद्धियां भी होती हैं, और वो अशुद्धियां भी कई तरह की दूसरी बीमारियों को दे सकती है। लेड, फ्लोरीन, इस तरह की अशुद्धियां भी होती है, और उनको लेने से कई तरह की दूसरी बीमारियां हो सकती है। तो इस सब तरह की जो बीमारियों के लक्षण है, एक तरह से हम समझें तो अफीम शरीर के सारे अंगों को इफेक्ट कर सकता है, सभी अंगों को इफेक्ट कर सकता है, और लंबे समय तक लेने से इसको कई प्रकार की हानियां होती है। तो उचित चिकित्सीय सलाह से हमें अफीम को छोड़ने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।
हम अफीम और अफीम जैसे पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्तियों में होने वाली सर्जिकल समस्याओं के बारे में बात करेंगे। इन व्यक्तियों में पेट दर्द का होना, कब्जी का या कॉन्स्टिपेशन का होना, आंतों में रुकावट का आना, आंतों की गति का कम हो जाना, आंतों के मोमेंट का कम हो जाना, ये सब समस्याएं बढ़ जाती है, जिससे अंत में कभी कभी एक खतरनाक रिस्क जो कि आंतों के फटने की होती है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे मरीज की जान भी जा सकती है और इस तरह की समस्याएं बढ़ जाती है। जो व्यक्ति अफीम और अफीम जैसे पदार्थों का सेवन करते हैं, उनमें पित्त की थैली की तकलीफ की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, जैसे कि पित्त की थैली के कैंसर या पित्त की थैली में स्टोन बढ़ना। यह समस्या क्यों होती है? इसका एक कारण यह है कि पित्त की थैली में पाए जाने वाले स्फिंक्टर का तनाव बढ़ जाता है, उससे पित्त में रुकावट आती है और गॉलस्टोन ज्यादा बनते हैं और पित्त के होने वाले कैंसर भी बढ़ जाते हैं। जब इन पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो ऑपरेशन के लिए आप सभी जानते हैं कि इन मरीजों को, कोई भी मरीजों को बेहोश करना पड़ता है और उसमें बेहोशी की दवा बेहोशी का डॉक्टर देता है। जब बेहोशी की दवा इन व्यक्तियों में दी जाती है तो इन्हें हमें अधिक मात्रा में देनी पड़ती है, जिससे उन दवाओं के साइड इफेक्ट भी बढ़ जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद में मरीज को दर्द होता है, लेकिन जो व्यक्ति अफीम और अफीम से रिलेटेड पदार्थ सेवन करने के आदी है, उन व्यक्तियों में दर्द निवारक दवाओं की ज्यादा डोज की जरूरत होती है, ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है, जिस वजह से उस दवाओं के साइड इफेक्ट उन मरीजों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अतः यह कहना सही रहेगा कि जो अफीम और अफीम के पदार्थों के सेवन करने से एक व्यक्ति यदि उसको अचानक किसी कारण से ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है, कभी एक्सीडेंट के बाद में या पेट की कोई खराबी से या और कोई शरीर में कोई कारण से ऑपरेशन करना पड़े, तो उन सब में एक आम आदमी से उसकी रिस्क ज्यादा रहेगी। नशे को छोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है रोकथाम, क्योंकि रोकथाम इलाज से बेहतर है। रोकथाम के लिए हमें स्वस्थ जीवन शैली का अपनाना चाहिए, नशे के कारणों को पहचानें एवं नशे के कारणों को दूर करने की कोशिश करें। अगर कोई व्यक्ति नशे की लत से परेशान है तो उसके लिए तुरंत सलाह लें और इलाज लें। नशा छोड़ने के लिए कुछ जरूरी कदम है, जैसे कि हमें जागरूक बनना पड़ेगा, नशे के बारे में बात करने के लिए किसी से संकोच ना करें, नशा छोड़ने का दृढ़ निश्चय करें, उसका कारण पहचानें कि मुझे नशा क्यों छोड़ना है, और ये व्यक्तिगत होना चाहिए। नशा छोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसके बीच में कई बार ऐसे अवसर आएंगे जब नशा वापस लेने का भी मन करेगा, तो निरंतर प्रयासरत रहने से नशा छोड़ सकता है और इसके लिए चिकित्सक की सलाह लें। इलाज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके के इलाज हैं, या तो ओपीडी के माध्यम से या मरीज को भर्ती करके इलाज किया जाए। ओपीडी के द्वारा इलाज जनरली उन मरीजों का किया जा सकता है जो कम मात्रा में नशा यूज करते हैं या फिर डोडा या अमल का यूज करते हैं। जो व्यक्ति अफीम का, दूध का या फिर हेरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ज्यादा मात्रा में अफीम ले रहे हैं, उनको भर्ती करके इलाज किया जाना ज्यादा बेहतर होता है। इलाज के दो मुख्य माध्यम हैं, दवाओं के द्वारा और दूसरा काउंसलिंग के द्वारा। अगर हम इलाज की प्रक्रिया की बात करें तो दो तरह की प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया जिसमें शुरुआत के 7 से 14 दिन तक मरीज को नशा छोड़ने पे जो दिक्कत आ रही है उसे दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल किया जाए, इसे हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। और आगे का जो इलाज है उसे हम मेंटेनेंस इलाज बोलते हैं, जिसमें ऐसी दवा दी जाती है जिससे तलब ना हो और लंबे समय का हमारा यह गोल रहता है कि वह मरीज समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो इस माध्यम से इलाज नहीं छोड़ पाते हैं या फिर 2 से 3 बार असफल हो जाते हैं या फिर बहुत लंबे समय से अफीम का सेवन कर रहे हैं, वह इस दूसरी प्रक्रिया से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। इसमें एक दवाई जो है वो कुछ लंबे समय के लिए दी जाती है, अमूमन 6 महीने से 1 साल तक, और इस पे रह के मरीज सफलतापूर्वक अपना नशा छोड़ सकता है।
नशा छोड़ने के लिए काउंसलिंग का बहुत महत्व है। अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि बातचीत से क्या फायदा होगा, जबकि काउंसलिंग के द्वारा एक मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक सलाह दी जाती है, प्रॉपर जानकारी दी जाती है। मन को कैसे मजबूत करें, कैसे नियंत्रित करें, अपने आप को कैसे प्रेरित करें, यह सिखाया जाता है। और नशा छोड़ने के बाद कई बार वापिस नशे में जो पड़ने की प्रोसेस है, जिसे हम रिलैप्स कहते हैं, उसे कैसे पहचाने एवं कैसे संभालें, यह सिखाया जाता है। नशा छोड़ने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं? अक्सर मरीज कहा करते हैं कि मेरे से नशा नहीं छूटेगा, बहुत तकलीफ होगी। तो यह डर जो है वो सबसे बड़ी तकलीफ है। अदरवाइज नशा छोड़ना बहुत आसान है। नशे के बारे में एक कॉमन भ्रांति भी है कि एक नशा छोड़ के दवा रूपी नशा लंबे समय तक दिया जाएगा, जबकि यह गलत है। दवा जो है वो साइंटिफिकली टेस्टेड होती है, उसमें एक उचित मात्रा उचित समय के लिए इलाज के रूप में दी जाती है। क्या नशे का खर्चा ज्यादा है या इलाज का? नशे की तुलना में इलाज का खर्चा बहुत कम है, क्योंकि ये एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है और लंबे समय में ये काफी किफायती साबित होता है। नशा मुक्ति करने के लिए जनरली मनोचिकित्सक होते हैं या फिर वो चिकित्सक जिसने नशा मुक्ति में प्रशिक्षण लिया हुआ है, वो ये इलाज कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य अफीम के नशे के बारे में जागरूकता फैलाना है, अतः इस जानकारी को अच्छे से समझें एवं दूसरों के साथ साझा करें। धन्यवाद।